हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल गुड। आज हम लोग बात करेंगे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 के बारे में। हम समझेंगे इस केस के फैक्ट्स के बारे में, इसके लॉस के बारे में। ये मेरे लेक्चर सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। ऐसे ही आने वाले समय में हम और भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस केस को। स्क्रीन में जो आप पर्सनालिटी को आप देख रहे हैं उनका नाम है एमसी मेहता, जिनका पूरा नाम महेश चंद्र मेहता है। ये एक इंडियन एनवायरमेंटल लॉयर थे, एक एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस को दे दिया। साथ ही साथ इन्होंने अपने करियर में सेवरल लैंडमार्क केसेस लड़े हैं और जीत भी हासिल की है, जैसे कि ओलियम गैस लीक केस 1986, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गंगा पोल्यूशन केस 1988, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। हम जानेंगे कि एमसी मेहता सर ने क्या फैक्ट्स और क्या लॉज रखे थे ऑनरेबल कोर्ट के आगे, और क्या जजमेंट पास हुआ था उसके बाद। चलिए शुरू करते हैं। 1984 में एक गैस लीक होती है भोपाल के अंदर। आप सबको इसके बारे में पता होगा, आप सब इससे अवेयर होंगे, जिसमें 40 टन से ज़्यादा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होती है, एटमॉस्फेयर में जाके वाइड स्प्रेड होती है और लोगों को हार्म करती है, इफ़ेक्ट कर देती है। तकरीबन 16,000 लोग डेथ कॉज कर देते हैं और 5 लाख तक लोग इससे इंजर्ड हो जाते हैं। भोपाल में अब तक की ये सबसे बड़ी, सिर्फ भोपाल ही में नहीं बल्कि ऑल ओवर, ये अब तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में से एक गिना जाता है भोपाल गैस लीक को। और इस केस के बाद हमारे लोगों को, या फिर कह लीजिए इन्वायरमेंटलिस्ट को, लोगों को ये समझ में आ गया था कि कोई भी ऐसी फैक्ट्री, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में सेटअप नहीं होनी चाहिए। उसको हमेशा पॉपुलेशन से दूर सेटअप होना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स के साथ होना चाहिए। और तो और उनके जो वर्कर्स हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी अपनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, परफेक्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो आने वाले एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकें। तो भोपाल गैस लीक 1984 के बाद लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई थी। इसके बाद होता है ओलियम गैस लीक का केस, जो 1985 में हुआ था। ये केस 4 दिसंबर 1985 में हुआ था। ओलियम गैस लीक, जो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी, जो दिल्ली के अंदर सिचुएटेड थी, कीर्ति नगर में, जो एक पॉपुलेटेड एरिया था, वहाँ पर गैस लीक होती है और हज़ारों लोग इससे अफेक्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ एक पर्सन की इसमें जान जाती है, एक इंसान की इसमें जान चली जाती है। इस इंडस्ट्री से निकलने वाला जो हार्मफुल गैस था, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग मेन रीज़न मानते हैं, जिसको मेन रीज़न कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, जो स्प्रेड हुआ एटमॉस्फेयर में और लोगों को इफेक्ट किया, जिससे स्किन बर्न जैसे कह लीजिए सिम्टम्स, और आंखों में जलन, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये कुछ ऐसी सिम्टम्स हमें देखने को मिले थे इस फैक्ट्री के गैस लीक की वजह से। हज़ारों लोग इससे अफेक्ट हुए थे। और सिर्फ उसी दिन नहीं, बल्कि 1985 से पहले भी वहाँ के जो पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ रहते थे, उन सबको भी शिकायत थी, उन सबको इस बात की शिकायत थी कि जो फैक्ट्री ओनर है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ध्यान इस बात पर नहीं दे रहे हैं कि यहाँ ये जो फैक्ट्री जहाँ सेटअप हुई है, ये एक बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया में सेटअप हुई है, और यहाँ से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है लोगों को इफेक्ट कर रहा है। इफेक्ट इस तरीके से कर रहा है कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती थी, साथ ही साथ कभी कभी आंखों में जलन होने लगती थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर लोगों ने एक्सपीरियंस की थी। लेकिन 1985 में गैस लीक हो जाती है और हज़ारों लोग इससे इफेक्ट हो जाते हैं, एक लोगों की जान चली जाती है, और बहुत कह लीजिए कि एक ट्रेजिडी जैसा सिचुएशन बन जाता है। एमसी मेहता सर ने रिट पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ क्वेश्चंस की, पहले तो कुछ क्वेश्चंस की डिमांड की उन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेज किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। और उन्होंने उनसे ये पूछा कि क्या कंपनीज के ऊपर कोई लायबिलिटी सेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे। क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि कौन सा गैस इस पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। जैसे कि मैंने आपको बताया, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 जिसको कहा जाता है,
ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ, एयर के कांटेक्ट में आया, वाटर के कांटेक्ट में आया और लोगों को हार्म पहुंचाया इसने। अब बात करते हैं कि क्या क्वेश्चंस रेज किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था कि लायबिलिटी किसकी होगी। अगर कोई इन्वायरमेंट को डैमेज करता है तो क्या लायबिलिटी सेटअप की जानी चाहिए उस इंसान के ऊपर या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया कंपनसेशन के ऊपर, कि अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो कोई एक्टिविटी कर रही है और उस एक्टिविटी से किसी को हार्म हो जाता है, सपोज करिए कोई इंडस्ट्री है और उसकी इंडस्ट्री की एक्टिविटी से लोगों को हार्म पहुंच जाता है, जैसे भोपाल गैस लीक में हमने देखा और अभी ओलियम गैस लीक में हमने देखा कि लोग उससे अफेक्ट हो गए, तो क्या उस एक्सीडेंट के बाद क्या वो कंपनी लाइबल है कि वो कंपनसेशन देगी, क्या लोग लाइबल हैं कि वो कंपनसेशन मांगे उनसे। तीसरा, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट सामने आया। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर पॉल्यूशन करता है, इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई कंपनी क्यों ना हो, अगर वो पॉल्यूशन को अगर इन्वायरमेंट को अगर डैमेज करती है तो वो उसके लिए पूरी जिम्मेदार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे, उनसे पूछे गए थे इस ओलियम गैस लीक के बाद। जब ये ओलियम गैस लीक हुआ श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के द्वारा, तब रिट पिटीशन के द्वारा एमसी मेहता सर ने ये क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट में पूछा। 4 फरवरी 1986 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर पर पूरी तरीके से लायबिलिटी इंपोज कर दी कि ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी है और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी इंडस्ट्री के ओनर की होगी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा कानून के द्वारा। अगर आपने एनवायरमेंट को डैमेज किया है तो आप ही उसके लिए लायबल हैं, आप ही उसके लिए लायबल है और आप ही अफेक्टेड लोगों को कंपनसेट करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन के बारे में भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कंपनी को कि आप उन तमाम विक्टिम्स को जो इससे इफेक्ट हुए हैं, आप उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। जो इंजरी हुई है लोगों को, आप उसको कंपनसेट करेंगे। तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, इन्वायरमेंटल को डैमेज, जो इन्वायरमेंट को डैमेज हुआ है उसको जल्द से जल्द रिस्टोर करना होगा और आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा फ्यूचर पैंडेमिक ना हो या फिर फ्यूचर एक्सीडेंट ना हो इंडस्ट्री के द्वारा, इसको ध्यान में रखना होगा। चौथा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बताया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि हर इंडस्ट्री के अंदर एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए कि आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है, तो उसकी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो उस चीज को प्रिवेंट कर सके, उसको रोक सके। सभी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान में रखते हुए इन सबको करना होगा। पांचवा था गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ अपने स्टेट के अंदर कंपनी या फिर इंडस्ट्री को सेटअप करना नहीं होता है, बल्कि वो कंपनी क्या सेफ्टी मेजर्स ले रही है, इन सबको भी ध्यान में रखना या फिर इन सबका भी इंस्पेक्शन करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ अपने यहाँ अपने स्टेट में कह देना कि हाँ जी आ जाइए आप मेरे स्टेट में, आप कोई भी कंपनी सेटअप कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि इंस्पेक्शन करना, क्या वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं, क्या वहाँ के वर्कर्स वेल ट्रेंड हैं कि नहीं है, क्या वो फ्यूचर आने वाले टाइम में अगर कोई एक्सीडेंट इंडस्ट्री के द्वारा अगर हो जाता है तो क्या उसको प्रिवेंट वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या वो कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करे और चीज़ों को सही करे, अगर गलत है तो वहाँ पर वार्न करके उन सबको सही किया जा सके। जैसा कि हमने भोपाल गैस लीक में देखा था 1984 में जो हुआ था, तो उसमें हमने देखा था कि वहां पर ऐसे बहुत सारे वर्कर्स थे जो वेल ट्रेंड ही नहीं थे, जिनको पता ही नहीं था कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कोई गैस लीक हो जाती है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें, हम उसको कैसे प्रिवेंट करें। उनको ये सब के बारे में जानकारी नहीं थी। वो इस वजह से भी नहीं थी क्योंकि उनका ट्रेनिंग हुई ही नहीं थी। कोई सेफ्टी मेजर्स उस फैक्ट्री के अंदर नहीं लिए गए थे, यूनियन कार्बाइड के अंदर कोई भी सेफ्टी मेजर्स ऐसा था ही नहीं वहां पर ऐसा कुछ, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर गैस लीक होती है और लोग इससे इंजर्ड हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं। तो आने वाले समय में ऐसी चीजें ना हो, जैसे फिर उसके बाद 1984 में 1985 में सॉरी ओलियम गैस लीक हुआ जिससे बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए, क्योंकि वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में सिचुएटेड थी वो फैक्ट्री।
तो वो ऐसी फैक्ट्री जो केमिकल बेस्ड फैक्ट्री है, जो केमिकल बेस्ड फैक्ट्री है, तो वो चीज़ पॉपुलेटेड एरिया में सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने रखी और कंपनी को इसका जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्सोल्यूट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। ऑब्सोल्यूट लायबिलिटी, भाई आपके पास ऑब्सोल्यूट लायबिलिटी है, आपको कोई एग्जम्पशन कानून की तरफ से नहीं मिलेगा। कंपनसेशन के बारे में भी कि भाई जो भी इंडस्ट्री है और अगर कोई इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन फैला रही है, इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही है, तो वो उसको कंपनसेट करेगी। सेफ्टी मेजर्स को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर कंपनी के अंदर अच्छी सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए ताकि वो आने वाले फ्यूचर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। वेल ट्रेंड वर्कर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वर्कर को हायर कर ले रहे हो और उसको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, तो गलतियां तो होंगी। जब उसको कोई जानकारी नहीं है कि वहां पर करना क्या है, कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, तो भाई गलती तो वो करेगा ही करेगा। वहां पर गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ लिखा कि भाई गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है सिर्फ सेटअप कर देना, अपने स्टेट के अंदर उसको सेटअप करवा देना इंडस्ट्री को, यहाँ तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी आगे भी है इंस्पेक्शन करना कि सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है, इन सभी चीज़ों का। इसके बाद देखिए इंडिया ने बहुत सेवरल स्टेप्स लिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन रखने के लिए या फिर प्रमोट करने के लिए। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे सेवरल स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। जैसे कि इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड लॉज की बात करें तो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसका मेन मोटिव कह लीजिए, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, इन्वायरमेंट को बचाया जाए। दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ताकि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, नेचुरल हैबिटेशन को प्रोटेक्ट कर सके। तीसरा आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, साथ ही साथ नेशनल सोलर मिशन 2010, विंड एनर्जी प्रोग्राम 1985, नेशनल सोलर मिशन 2010 तो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था। यहाँ पर सोलर एनर्जी को प्रमोट करना था ताकि जो फॉसिल फ्यूल की जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। तो गवर्नमेंट सेवरल स्टेप्स उठा रही है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए सेवरल स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं। जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान 2014, जो आज भी जो यंगस्टर्स के दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि स्वच्छता अभियान चल रहा है तो भाई कूड़ा नहीं हमें करना है, बाहर पोल्यूशन हमें नहीं करना है, हमें चीज़ों को बचाना है, जैसे इन्वायरमेंट को बचाना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है। तो ऐसी कुछ चीज़ें स्वच्छता अभियान में आती थी क्या, आती हैं, और हमें उन सबको प्रमोट करना है, हमें उसको फॉलो करना है और हमें आने वाली पीढ़ी को हमें यही समझाना है। साथ ही साथ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो 2019 में लॉन्च किया गया था, ताकि एयर पोल्यूशन जो हो रहा है, बढ़ता एयर पोल्यूशन, उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जो लाया गया था, क्योंकि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है और उस नेशनल एनिमल को बचाना, उसको कंजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो टाइगर है वो नष्ट होने के कगार पर आ रहा है। तो उसको बचाना और उसको कंजर्व करना और उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाना, ये भी हमारा ही काम है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जल शक्ति अभियान 2019, साथ ही साथ कुछ इंटरनेशनल कॉपरेशन भी है, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में इंडिया ने इसको साइन किया था। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडिया ने साइन किया था, और ये कहा था कि भाई हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे इसके तहत। तो इंडिया ने सेवरल मेजर स्टेप्स उठाए हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। ये जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती है, इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि कि भाई चलो ठीक है हम कानून पास कर दे रहे हैं और उस कानून को फॉलो हम ही करवाएं। नहीं, ये कुछ जिम्मेदारी हमारी भी होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होती है। अगर हम अपने आने वाले जनरेशन को यही समझाएंगे कि स्वच्छता अभियान के बारे में उनको बताएंगे कि बाहर आपको कूड़ा नहीं करना है, पॉल्यूशन को क्लीन रखना है, पॉल्यूशन नहीं करना है, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, तो वो भी अपने आने वाली पीढ़ी को यही समझाएगा। जैसे कि एक टाइम था